चलिए कंप्लेंट समझ में आया है ना। अब जैसे मैं आपको बोल रहा था FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना। तो FIR और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस है ना। हम काय में डिफरेंस कर रहे हैं, बोले FIR और कंप्लेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो FIR हम करते हैं पुलिस ऑफिसर को, FIR हम करते हैं पुलिस ऑफिसर को। जैसे ही कोई क्राइम होता है, जैसे ही कोई ऑफेंस होता है, तो हम सबसे पहले जाकर किसको बताते हैं, पुलिस ऑफिसर को। तो पुलिस ऑफिसर के पास जाके वो जो रिपोर्ट हमने लिखवाई है, दैट रिपोर्ट इज नोन एज FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है। कंप्लेंट तो अभी मैंने आपको बताया हम किसको करते हैं, मजिस्ट्रेट को करते हैं। किसके पास जाकर करते हैं, बोले कोर्ट के अंदर जाकर करते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। FIR पुलिस ऑफिसर को की जाती है, कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास की जाती है। ठीक। जैसे ही पुलिस ऑफिसर के पास FIR आती है, जैसे ही पुलिस ऑफिसर के पास FIR आती है, या खुद से ही ऑन हिज ओन मोशन उसे लगता है, क्या लगता है कि कोई ऑफेंस हुआ है, या तो किसी पर्सन ने क्या दी बेटा, FIR दी, जिसमें क्या बताया गया कि भाई ऑफेंस हुआ है ना। या हमने क्या बोला कि भाई पुलिस ऑफिसर के पास, पुलिस ऑफिसर को खुद से, पुलिस ऑफिसर को FIR के अलावा वो होते हैं ना मुखबिर वगैरह या अदरवाइज, तो पुलिस ऑफिसर को इंटीमेशन मिली, या मान लो हमारे सामने कोई क्राइम हुआ, हम तो गए नहीं पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन गए नहीं FIR लिखवाने, हमने पुलिस स्टेशन कॉल करके बता दिया कि यहां ऑफेंस हुआ है। तो हमने क्या बोला, या तो पुलिस ऑफिसर के पास क्या है, FIR आए, या पुलिस ऑफिसर को अदरवाइज किसी सोर्स से ये नॉलेज हो, पुलिस ऑफिसर को अदरवाइज किसी सोर्स से ये नॉलेज हो, बोले क्या नॉलेज हो कि कोई ऑफेंस हुआ है। ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर स्टार्ट करता है इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस ऑफिसर क्या स्टार्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन। अब आप समझ जाओ, मैं आपकी अगली टर्म पर आ गया हूं। 3 चीजें दी है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। मिला आपको, 3 चीजें दी है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। ये 3 स्टेजेस होती हैं। ये क्रिमिनल लॉ की क्या होती है बेटा, 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। ठीक है। तो हम तीनों के बारे में डिटेल देख रहे हैं, बट क्योंकि ये 3 स्टेज हैं, तो ये एक एक करके आती हैं और एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक। सबसे पहले अपन लेंगे इन्वेस्टिगेशन, फिर इंक्वायरी एंड फिर ट्रायल। आपको मिला ना, 3 हेडिंग दिया है। तो आप यहीं से समझो कि सबसे पहले जब कोई ऑफेंस होता है, तो पुलिस ऑफिसर के पास या तो क्या आएगी, FIR आएगी, या पुलिस ऑफिसर को खुद से ही किसी दूसरे सोर्स से यह मालूम पड़ेगा कि कोई ऑफेंस हुआ है। पुलिस ऑफिसर को दूसरे किसी सोर्स से यह मालूम पड़ेगा, क्या मालूम पड़ेगा कि कोई ऑफेंस हुआ है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर को यह कंफर्म हो गया कि ऑफेंस हुआ है, देन पुलिस ऑफिसर विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अब बोले इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, तो बोले इन्वेस्टिगेशन वो सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं। इन्वेस्टिगेशन में वो सारी प्रोसीडिंग्स आती है जो किसके द्वारा स्टार्ट की जाती हैं, पुलिस ऑफिसर के द्वारा। काहे के पर्पज से, बोले फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। वापस से, तो मैंने आपको क्या बताया कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। पुलिस ऑफिसर को सपना आएगा क्या कि इन्वेस्टिगेशन करना है, कि सपना आएगी, सपना आता है कि आती है, तो सपना आता भी नहीं है, सपना आती भी नहीं है, सपना दिखाना पड़ता है। सपना कैसे दिखाया जाएगा, तो कोई पर्सन जो अग्रीव्ड है वो आकर क्या फाइल करे, FIR करे। पुलिस ऑफिसर को क्या करे, FIR, या पुलिस ऑफिसर को किसी दूसरे सोर्स से इंटीमेशन मिली कि क्या हुआ है, कोई ऑफेंस। अब ऑफेंस हुआ है तो फिर उसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। देन after getting information of commission of any offense, after getting information of commission of any offense,
police officer will start investigation. So investigation is conducted by police officer. Investigation किसके द्वारा किया जाता है? तो बोले investigation पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है ना? काहे के लिए किया जाता है? तो बोले कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस. कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस मतलब अब पुलिस ऑफिसर क्या जाएगा? तो बोले क्राइम का जो स्पॉट है वहां पर जाएगा, वहां जाकर सारी चीजों को चेक करेगा, एविडेंसेस कलेक्ट करेगा. जैसे मूवीज में बताते हैं ना कि वहां अड़ोसी पड़ोसी से पूछताछ की, वहां जो पर्सन्स इन्वॉल्व थे उनसे पूछताछ थी, उनसे सारी इंफॉर्मेशंस गैदर की. आपको समझ में आ रही है? फिर वो क्या करेगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, सब चीजें, विटनेस, वो सब कलेक्ट करने की कोशिश करेगा. तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, पुलिस ऑफिसर के द्वारा फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस जो भी प्रोसीडिंग्स चलाई जाती है वो प्रोसीडिंग्स कहलाती है बेटा इन्वेस्टिगेशन. आपको समझ में आई मेरी बात? ऑल द प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर अंडर दिस कोड मतलब सीआरपीसी में फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, वो सारी प्रोसीडिंग्स क्या कहलाती है? इन्वेस्टिगेशन कहलाती है. पहला पॉइंट आया समझ में आपको, है ना? अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, है ना, पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या प्रिपेयर करता है? अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है. पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या करेगा? बोले अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा. ठीक है. अब रिपोर्ट में वो क्या करेगा? ये चेक करेगा कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है. कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल पढ़ा ना हमने कि कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है तो उसे वारंट की जरूरत नहीं है, वो क्या कर सकता है? तो बोले अरेस्ट कर सकता है. किसको? बोले ऑफेंडर को, है ना. बट अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो किसके पास जाएगा? बोले वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा. क्या फाइल करेगा? पुलिस रिपोर्ट, है ना. क्या दे देगा? वो पुलिस रिपोर्ट दे देगा. एंड क्योंकि पुलिस रिपोर्ट में कौन सा ऑफेंस बताया है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो ये पुलिस रिपोर्ट क्या मान ली जाएगी? कंप्लेंट मान ली जाएगी. ऐसा बताया ना मैंने आपको कि अगर पुलिस रिपोर्ट के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया है तो पुलिस रिपोर्ट क्या मान ली जाएगी? बोले कंप्लेंट मान ली जाएगी. अब अगर कंप्लेंट आई है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर मजिस्ट्रेट क्या इशू कर देगा? वारंट इशू करेगा. वारंट इशू करके पुलिस ऑफिसर को ऑथोराइज करेगा. क्या? जा भाई अरेस्ट करके लेकर आ जिसने ये ऑफेंस किया है. वापस से सबसे पहले क्या हुआ? बोले एफआईआर आई. जैसे ही ऑफेंस हुआ, आप खुद जनरली सोचो कि जैसे ही ऑफेंस होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो बोले सबसे पहले क्या किया जाता है? पुलिस ऑफिसर को इंटीमेट किया जाता है. जब हम ऑफेंस की इंटीमेशन पुलिस ऑफिसर को दे रहे हैं, इट मींस लीगली हम एफआईआर लिखवा रहे हैं. पहली चीज, अब एफआईआर आ गई. देन पुलिस ऑफिसर क्या स्टार्ट करता है? इन्वेस्टिगेशन. बोले इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? तो बोले वो सारी प्रोसीडिंग्स. इन्वेस्टिगेशन क्या होती है बेटा? तो हमने क्या बोला? वो सारी प्रोसीडिंग्स जो किसके द्वारा चलाई जाती है? पुलिस ऑफिसर के द्वारा. काहे के लिए? कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस के पर्पस से. काहे के लिए बेटा? कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस के पर्पस से, है ना. अब एविडेंस कलेक्ट करने के बाद वो फाइनली क्या प्रिपेयर करेगा? अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा. एविडेंस कलेक्ट करने के बाद फाइनली वो क्या प्रिपेयर करेगा? अपनी रिपोर्ट. मे बी पॉसिबल कि जो ऑफेंस हुआ है वो कॉग्निजेबल है, मे बी पॉसिबल कि जो ऑफेंस हुआ है वो नॉन कॉग्निजेबल है. अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो अभी हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब पढ़ा. क्या मतलब होता है? कि भाई पुलिस ऑफिसर इन दैट सिचुएशन ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट. उसे मजिस्ट्रेट की परमिशन, लीगली वारंट की जरूरत नहीं है, तो वो जाकर अरेस्ट कर देगा ऑफेंडर को. लेकिन अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर ऑफेंडर को अरेस्ट नहीं कर पाएगा और वो अपनी पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगा. किसके पास फाइल करेगा? मजिस्ट्रेट के पास. ठीक है. देन मजिस्ट्रेट फिर उसे वारंट देकर अथोराइज करेगा. जा भाई पकड़ इसे, ऑफेंस किया ना इसने, उठा ला इसको. ये चीज आई समझ में अपने को, है ना. फिर जब कंप्लेंट फाइल की जाती है ना, जब क्या होती है बेटा? कंप्लेंट आती है तो कंप्लेंट हमने पढ़ा किसके पास आती है? मजिस्ट्रेट के पास आती है. किसके पास आती है?
कोर्ट के पास आती है। जो कंप्लेंट आती है वो कंप्लेंट किसके पास आती है? मजिस्ट्रेट के पास आती है, कोर्ट के पास आती है। हमने पढ़ा था कंप्लेंट के अंदर पुलिस रिपोर्ट को भी इंक्लूड किया जा सकता है अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है तो। याद आया कि हमने पढ़ा था कि कंप्लेंट के अंदर पुलिस रिपोर्ट को भी इंक्लूड करेंगे इफ इट इज रिलेटेड विद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जैसे ही कंप्लेंट आती है मजिस्ट्रेट के पास, क्या स्टार्ट होती है? इंक्वायरी। एंड ट्रायल। तो इंक्वायरी एंड ट्रायल जो है वो किसके द्वारा किए जाते हैं? मजिस्ट्रेट के द्वारा। इंक्वायरी क्या होती है, ट्रायल क्या होती है, वो मैं बता रहा हूं। इंक्वायरी क्या है, ट्रायल क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं। बट एक ब्रीफ अगर हम देखें तो इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, बट जो इंक्वायरी एंड ट्रायल होता है, जो इंक्वायरी एंड ट्रायल होता है, वो इंक्वायरी एंड ट्रायल कौन करता है? बोले वो मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, कोर्ट के द्वारा। जैसे पुलिस ऑफिसर के पास एफआईआर आती है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। जैसे ही, बोलते जाना मेरे साथ, जैसे ही पुलिस ऑफिसर के पास क्या आती है? एफआईआर आती है, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। उसी तरह से जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आती है, जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आती है, वो इंक्वायरी स्टार्ट करता है। इंक्वायरी के बाद ट्रायल होता है, बट इंक्वायरी एंड ट्रायल दोनों ही कौन करता है? मजिस्ट्रेट। इंक्वायरी एंड ट्रायल दोनों ही कौन करता है? मजिस्ट्रेट। फर्स्ट स्टेज इन्वेस्टिगेशन है, बट वो पुलिस ऑफिसर का काम है। मजिस्ट्रेट के केस में फर्स्ट स्टेज होती है इंक्वायरी एंड सेकंड एंड फाइनल स्टेज होती है ट्रायल। ठीक है। अब बोले इंक्वायरी क्या होती? मैं पहले जनरली बता रहा हूं बेटा सब चीजें, पहले जनरली सब समझ लो, फिर जो नोट्स में दिया है, मॉड्यूल में दिया है, मैं एक एक पॉइंट कराऊंगा आपको। पहले जनरली समझते हैं। बोले इंक्वायरी क्या होती है? तो बोले इंक्वायरी मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। काहे के लिए? बोले केस का नेचर फाइंड आउट करने के लिए, है ना। इंक्वायरी किसके द्वारा की जाती है? बोले मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग ऑफ नेचर ऑफ द केस। मजिस्ट्रेट सबसे पहले यही देखता है कि भाई ऑफेंस भी हुआ है या नहीं हुआ है। मजिस्ट्रेट सबसे पहले यही देखता है, क्या ऑफेंस भी हुआ है या नहीं। कोई व्यक्ति आकर कंप्लेंट तो कर रहा है, कंप्लेंट झूठी तो नहीं है, ऑफेंस भी हुआ है या नहीं हुआ है। फिर वो क्या देखता है? ज्यूरिसडिक्शन देखता है। जुरिस्डिक्शन मतलब बोले मेरे को राइट भी है कि नहीं केस सुनने का, ये मेरे एरिया के अंदर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं ये मेरे एरिया में तो आ ही नहीं रहा है, ये तो बाहर का केस है। जैसे ऑफेंस अगर इंदौर में हुआ है तो इंदौर कोर्ट सुनेगा। अब मान लो कंप्लेंट भोपाल कोर्ट में हुई है तो भोपाल कोर्ट चेक करेगा कि प्लेस ऑफ ऑफेंस तो इंदौर है, प्लेस ऑफ ऑफेंस तो इंदौर है, तो ऑफेंस जब इंदौर में हुआ है तो मैं नहीं ले सकता, तो वो जुरिस्डिक्शन चेक करेगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं क्या क्या काम करते हैं, है ना। वो देखेगा ऑफेंस हुआ है कि नहीं, वो देखेगा मुझे जुरिस्डिक्शन हुआ है कि नहीं, फिर वो ऑफेंस पे देखेगा कि कौन सा सेक्शन लग रहा है, कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं। सारे प्रोविजन हट के थोड़ी बैठे होते हैं, होमवर्क करना पड़ता है ना। आप मान के चलो ये होमवर्क चल रहा है, किसका होमवर्क चल रहा है? मजिस्ट्रेट का। ये सारे काम बिहाइंड द कर्टन हो रहे हैं। बिहाइंड द कर्टन समझ रहे हो कि हमने जो मूवीज में देखा ना कि ओपन कोर्ट होती है, हमने मूवीज में देखा है कि ओपन कोर्ट होती है, कोर्ट के अंदर सब आते हैं, तो अभी यहां कोर्ट चालू नहीं हुई है। ये सारे काम बिहाइंड द कर्टन हो रहे हैं, ये सारे काम मजिस्ट्रेट खुद से कर रहा है। वहां ऑफेंडर मौजूद नहीं है, वहां ऑफेंडर के लॉयर मौजूद नहीं है, वहां प्लेंटिफ और डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं है। बिना उनकी प्रेजेंस के ये सारे काम किसके द्वारा किए जा रहे हैं? मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जा रहे हैं, जो काय के अंदर आते हैं? इंक्वायरी के अंदर आते हैं, है ना। तो इंक्वायरी जैसे ही कंप्लेंट आई मजिस्ट्रेट क्या स्टार्ट कर देगा? बोले इंक्वायरी स्टार्ट कर देगा। इंक्वायरी में ही विल ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ केस। वो केस का नेचर फाइंड आउट करेगा। क्या मतलब? सबसे पहले वो देखेगा ऑफेंस भी हुआ है या नहीं, उसे जुरिस्डिक्शन है या नहीं, फिर सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन लग रहा है, कौन सा प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहा है ना। फिर वो मतलब एक तरह से क्या देखेगा कि समन केस है
या वारंट केस है। बेटा ये सब टर्मिनोलॉजी इसी चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा मैं सब। समन क्या होता है, वारंट क्या होता है, ये सारा इसी चैप्टर में आगे मैं बताऊंगा आपको। बट ठीक है, क्योंकि इंक्वायरी के अंदर ये सारी चीजें होती हैं तो हम साथ साथ में देखते जा रहे हैं, है ना। तो वो क्या देखेगा कि बोले समन केस है या वारंट केस है, क्योंकि अगर समन केस है तो समन इशू किया जाएगा, वारंट केस है तो वारंट इशू किया जाएगा। फिर क्या होगा, हियरिंग की डेट फिक्स की जाएगी। फिर क्या होगा, हियरिंग की डेट फिक्स की जाएगी, है ना। दोनों पार्टीज को इंटीमेशन दे दी जाएगी, भैया अपने अपने एविडेंसेस लेकर आ जाओ, अपने अपने विटनेस लेकर आ जाओ, ये डेट है, ये डे है, ये टाइम है, ये वेन्यू है, उस डेट पर क्या होगी, हियरिंग होगी। हम आप दोनों को सुनेंगे और सुनने के बाद इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस क्या दिया जाएगा, डिसीजन दिया जाएगा। हम आप दोनों को सुनेंगे एंड सुनने के बाद इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस क्या दिया जाएगा, बोले डिसीजन दिया जाएगा। सीधी सी बात है। तो ये सारे काम किस कैटेगरी में आते हैं, इंक्वायरी की। ये सारे काम किस कैटेगरी में आते हैं, इंक्वायरी की। एंड कौन करता है, बोले मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाते हैं। रिकैप करेंगे वापस से। तो मजिस्ट्रेट के पास जैसे ही कंप्लेंट आती है वो क्या स्टार्ट करता है, इंक्वायरी। इंक्वायरी में वो केस का नेचर फाइंड आउट करता है, वो देखता है ऑफेंस हुआ भी है या नहीं, उसे जुरिस्डिक्शन है या नहीं, कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं। समन केस है कि वारंट केस है, समन केस है तो समन इशू किया जाएगा, वारंट केस है तो वारंट इशू कर दिया जाएगा। फिर फाइनली डेट ऑफ हियरिंग फिक्स होगी, दोनों पार्टीज को इंटीमेट कर दिया जाएगा, अपने अपने गवाहों को, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने अपने एविडेंस को लेकर आ जाओ। ठीक है। फिर जैसे ही क्या होगा, हियरिंग स्टार्ट होगी, है ना। टेक्निकली इट इज ट्रायल। जैसे ही इंक्वायरी खत्म हुई क्या स्टार्ट हो जाएगा, ट्रायल। यूं कह लो, जैसे ही ट्रायल स्टार्ट हुआ इंक्वायरी स्टॉप मान ली जाती है। मतलब ट्रायल के पहले की सारी प्रोसीडिंग जो होती है वो क्या कहलाती है, इंक्वायरी कहलाती है। ट्रायल के पहले की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है वो सब क्या कहलाती है, इंक्वायरी। दोनों करता कौन है, मजिस्ट्रेट। ये दोनों अलग अलग क्या हो गई, स्टेज हो गई। पहले स्टेज में हमने सबको बुला लिया। अब हियरिंग सिंपल वर्ड में समझो, वो मूवीज में दिखाते हैं ना कि कोर्ट लगा हुआ है ना, कोर्ट लगा ना, फिर वहां सब आकर बैठे होते हैं, वकील बैठे होते हैं, दोनों पार्टीज बैठी होती है जिनके बीच में झगड़ा है, उनके अपने अपने वकील आते हैं, फिर पब्लिक में से लोग बैठे रहते हैं, खुसर पुसर करते रहते हैं। फिर एकदम से मजिस्ट्रेट आता है तो सब खड़े हो जाते हैं, फिर खुसर पुसर चालू होती है। जैसे ही मजिस्ट्रेट बैठते हैं या जज साहब बैठते हैं, सब बैठ जाते हैं, उनके ऑनर में खड़ा होना पड़ता है, फिर सब बैठ जाते हैं, वो बैठते हैं। तो फिर अगर खुसर पुसर रहती है तो भौतोड़ा मार के बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर। तो हम क्या बोलते हैं, एक चाय एक समोसा। नहीं, ऑर्डर ऑर्डर मतलब क्या, शांति बना के रखो, बातचीत मत करो। ये चीज आई समझ में। वो स्टेज है कि क्या स्टार्ट हुआ है, ट्रायल। जब डेट ऑफ हियरिंग पर, जब सुनवाई की डेट पर ओपन कोर्ट लगता है, जब हियरिंग की डेट पर ओपन कोर्ट लगता है, जिसमें दोनों पार्टीज आती हैं अपने अपने विटनेस के साथ, अपने अपने एविडेंसेस के साथ, अपने अपने लॉयर के साथ, एंड पब्लिक भी रहती है। एंड फिर आपस में एक दूसरे को काटकर क्या करते हैं, एविडेंसेस प्रेजेंट करके हम मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाइड करते हैं कि हम सही बोल रहे हैं। वो स्टार्ट होता है बेटा ट्रायल। एंड जैसे ही क्या रुकती है, इंक्वायरी। जैसे ही क्या स्टार्ट होता है, ट्रायल, क्या रुक जाती है, इंक्वायरी। फिर ट्रायल के अंदर क्या एक्सेप्ट किए जाते हैं, एविडेंसेस। क्योंकि जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा, जो भी कोर्ट का क्या होगा, डिसीजन होगा, वो बेस्ड होता है किसके ऊपर बेस्ड होता है, बोले एविडेंसेस के ऊपर। आपको मालूम है कानून अंधा होता है। कानून को क्या बोला जाता है, अंधा। क्यों बोलते हैं कानून को अंधा, क्योंकि कानून को कुछ भी नहीं मालूम है। कानून को अंधा क्यों बोलते हैं, क्योंकि कानून को कुछ नहीं मालूम है। क्या मतलब, बोले जो चीज पार्टीज दिखाएगी, जो चीज पार्टीज दिखाएगी, क्या देकर, एविडेंसेस देकर। जो चीज पार्टी दिखाएगी क्या देकर, एविडेंस देकर। बस हम उसे देखेंगे, हमें कुछ नहीं मालूम है। आप बोल रहे हो ना एक्सीडेंट हुआ है, आप प्रूफ लेकर आओ, आप प्रूफ लेकर आओ। क्या प्रूफ लेकर आओ कि एक्सीडेंट हुआ है।
आप प्रूफ लेकर आओ कि क्या हुआ है, एक्सीडेंट। आपने प्रूव कर दिया, हम मान लेंगे कि एक्सीडेंट हुआ है। आप बोल रहे हो चोरी हुई है, आप प्रूफ लेकर आओ। आप बोल रहे हो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, शर्मा जी बोल रहे हैं मिसेस शर्मा ने मेरी पिटाई की है, आप प्रूफ लेकर आओ, क्योंकि बिना प्रूफ के कुछ नहीं होता है। कोर्ट जो भी डिसीजन देता है वो एविडेंसेस के बेसिस पर देता है। काफी सारे एविडेंसेस तो पुलिस ऑफिसर कलेक्ट करके लाता है, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन याद आया, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसने काफी सारी चीजें कलेक्ट की है, बाकी पार्टीज लेकर आती हैं, एंड वो सब एविडेंसेस किसके सामने रखे जाते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने। फिर मजिस्ट्रेट तमाम सबूतों मतलब एविडेंसेस, हालातों मतलब सर्कमस्टेंसेस, गवाहों मतलब विटनेस, तो तमाम सबूतों, हालातों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मतलब कंसीडर करते हुए अपना क्या देता है, डिसीजन देता है। अपना क्या देता है, डिसीजन, जिसे बोलते हैं जजमेंट। कोर्ट का जो डिसीजन होता है उसे क्या बोलते हैं, जजमेंट। ठीक है, अब जजमेंट में दो चीजें होगी, या तो ये प्रूव हो जाएगा कि उस पर्सन ने ऑफेंस किया है। इफ इट इज प्रूव्ड दैट पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, तो फिर उसे क्या किया जाएगा, कन्विक्ट किया जाएगा। कन्विक्ट किया जाएगा मतलब पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट में क्या करेंगे, उसे जेल भेज देंगे, है ना। बट अगर ये प्रूव नहीं हो पाता है कि उसने ऑफेंस किया है, तो उसे एक्विटल मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम। ब्लेम मतलब बताया था मैंने, एलिगेशन, है ना। तो उसके ऊपर क्या लगाए गए थे, एलिगेशंस लगाए गए थे, उसके ऊपर आरोप लगाया गया था। अब उसे उन आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। He will be free from all the blames because no one has proved anything against him. आप ये प्रूव करने में अनसक्सेसफुल रहे हो कि उसने किसी तरह का कोई ऑफेंस किया है। जब उसने कोई ऑफेंस किया नहीं है तो फिर एक्विटल वर्ड समझ में आया। एक्विटल मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, कि उसने कुछ नहीं किया है, उसे छोड़ दिया जाए, एंड उसे छोड़ दिया जाएगा वापस से। जैसे ही क्या स्टार्ट होगा, ट्रायल, इंक्वायरी खत्म मान ली जाएगी। अब ट्रायल है, ट्रायल ओपन कोर्ट में होता है, जबकि इंक्वायरी मैंने आपको क्या बताई थी, इंक्वायरी बिहाइंड द कर्टन होती है, वहां कोई प्रेजेंट नहीं है, वो होमवर्क हो रहा है, मजिस्ट्रेट अपना होमवर्क कर रहा है। जबकि जैसे ही क्या स्टार्ट होती है बोले ट्रायल स्टार्ट होता, वो ओपन कोर्ट में होता, सबके सामने होता है। मैं भी जा सकता हूं, आप भी जा सकते हो, भले ही आप और मैं उस केस से रिलेटेड नहीं है तो भी हम कोर्ट में जाकर बैठ सकते हैं हियरिंग के अंदर। सिंपल वर्ड में उसे हियरिंग बोलते हैं। हियरिंग मतलब सुनवाई मतलब दोनों पार्टीज को सुनना, जबकि टेक्निकली इट इज नोन एज ट्रायल। ठीक है, फिर ट्रायल के अंदर दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंसेस रखती हैं, एंड उन्होंने जो एविडेंसेस रखे थे उसके बेसिस पर क्या दिया जाता है, डिसीजन को टेक्निकली बोला जाता है बेटा जजमेंट। मैंने बहुत सारी टर्म्स बताई, ये धीरे धीरे हम सब यूज करेंगे, हम इनसे फेमिलियर हो जाएंगे, बट ये सब याद करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो वो जजमेंट दे देगा। अब जो जजमेंट आया है, या तो क्या होगा कि जो ऑफेंडर था वो गिल्टी प्रूव हो जाएगा, गिल्टी प्रूव हो जाएगा मतलब ये दोष सिद्ध हो जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि उसने ऑफेंस किया है, तो उसे कन्विक्ट कर लेंगे। कन्विक्ट मतलब कैद कर लेंगे, उसे पनिश करेंगे, उसे जेल में भेज दिया जाएगा। बट अगर ही इज नॉट फाउंड एनी गिल्टी, तो फिर एक्विटल का ऑर्डर दिया जाएगा। एक्विटल मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम ब्लेम। मूवी में बोला जाता है ना, क्या इसके अगेंस्ट कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ, इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। इसे क्या किया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है। बरी इंग्लिश की हिंदी की उर्दू? बरी वर्ड जो है, बरी वर्ड समझते हो आप? बरी मतलब क्या होता है उर्दू में? बरी मतलब दफनाना। उर्दू में बरी मतलब क्या होता है, दफनाना। ठीक है, एंड इंग्लिश का बरी मतलब उसे क्या कर देना, फ्री कर देना। सही बोला मैंने? चेक करना, है ना। तो एक होता है बरी कर देना मतलब दफना देना, मरने के बाद मुर्दे को जो दफनाते हैं उसे बरी कर दिया।
है ना। एक होता है बरी मतलब रिलीज कर देना, छोड़ देना उसको, तो हम यहां छोड़ने वाले की बात कर रहे हैं, हम उसे दफनाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये चीज आई समझ में अपने को। अब ये मैंने आपको सिंपल बताया, हम एक बार फिर से लेते हैं, फिर मैं मॉड्यूल के हिसाब से आपको बताता हूं, नोट्स के हिसाब से बताता हूं, एक एक लाइन अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बोला क्या, हमने बोला एफआईआर एंड कंप्लेंट। तो हमने बोला एफआईआर किसको करते हैं, पुलिस ऑफिसर को, जबकि कंप्लेंट किसके पास की जाती है, बोले मजिस्ट्रेट के पास की जाती है ना। फिर क्या बोला कि जैसे ही पुलिस ऑफिसर के पास क्या आती है एफआईआर, या उसे खुद से मालूम पड़ता है कि क्या किया गया है, कोई ऑफेंस किया गया है, तो वो क्या स्टार्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। इन्वेस्टिगेशन मतलब वो सारी प्रोसीडिंग्स जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाती है, काहे के लिए, एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए। फिर उसके बेसिस पर वो क्या बनाता है, अपनी रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट बनाकर किसको सबमिट करता है, मजिस्ट्रेट को सबमिट करता है। अब रिपोर्ट में हो सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, या हो सकता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। अगर उसमें क्या था, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस था तो वो अरेस्ट कर लेगा ऑफेंडर को जाकर, बट अगर कैसा ऑफेंस था, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो वो रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को सबमिट करेगा, एंड मजिस्ट्रेट उसे क्या दे देगा, मजिस्ट्रेट उसे वारंट दे देगा और वो जाकर फिर उसे पकड़ लेगा। अब फिर फाइल होती है कंप्लेंट। हम डायरेक्ट भी, अच्छा कंप्लेंट भी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइवेट कंप्लेंट, एक होती है पुलिस कंप्लेंट। कंप्लेंट भी दो तरह की होती है ना। एक तो क्या होती है प्राइवेट कंप्लेंट, जो कंप्लेंट होती है वो भी कितने तरह की होती है, दो तरह की। एक होती है बेटा प्राइवेट कंप्लेंट, एक होती है पुलिस कंप्लेंट। हालांकि ये मॉड्यूल में दिया नहीं है, बट आपको नॉलेज के लिए समझ में आना चाहिए, है ना। प्राइवेट कंप्लेंट मतलब प्राइवेट पर्सन के द्वारा की जा रही है। जैसे शर्मा जी बोल रहे हैं कि मिसेस शर्मा ने उनकी क्या की है, पिटाई की है, बट कोई मानने को तैयार नहीं है, पुलिस वाला एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है, तो फिर शर्मा जी डायरेक्टली जाकर मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। क्या शर्मा जी पुलिस ऑफिसर हैं, नहीं, तो उनकी कंप्लेंट कैसी कहलाएगी, प्राइवेट कंप्लेंट। मतलब हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, हम किसके पास गए, तो आपने बोला था कि सबसे पहले पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं, तो हम पुलिस ऑफिसर के पास गए, बट पुलिस ऑफिसर हमें सीरियसली ले ही नहीं रहा है, पुलिस ऑफिसर हमारी कंप्लेंट एफआईआर लिख ही नहीं रहा है। जब वो एफआईआर नहीं लिखेगा तो रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को नहीं देगा, तो फिर कैसे, तो बोले फिर क्या, बोले अगर वो नहीं मान रहा है ना, मत लिखने दो एफआईआर, आप सीधे कंप्लेंट किसके पास जाकर कर दो, मजिस्ट्रेट के पास कर दो। तो क्योंकि कंप्लेंट इस बार हमने की है, पुलिस ऑफिसर ने नहीं, तो वो प्राइवेट कंप्लेंट कहलाती है। एंड दूसरा जो सीधे सीधे से होता है कि हम क्या लिखवाने गए थे, एफआईआर लिखवाने गए थे, पुलिस वाले ने क्या लिख ली, एफआईआर लिखने के बाद क्या स्टार्ट किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या बनी, अपनी रिपोर्ट, और किसको फाइल कर दी, मजिस्ट्रेट को। एंड अगर वो किसके बारे में है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, तो वो क्या मान ली जाएगी, कंप्लेंट मान ली जाएगी। अब ये कंप्लेंट किसने की है, पुलिस ऑफिसर ने की है, इसलिए क्या कहलाती है, पुलिस कंप्लेंट। ये क्या कहलाती है बेटा, पुलिस कंप्लेंट। ये आपको नोट्स में और मॉड्यूल में कहीं नहीं मिलेगा, बट नॉलेज के लिए समझ लें कि कंप्लेंट दो तरह की होती है, प्राइवेट कंप्लेंट एंड पुलिस कंप्लेंट। नाम से ही क्लियर है, पुलिस कंप्लेंट मतलब पुलिस ने की है, प्राइवेट कंप्लेंट मतलब पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी ने की है। पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई व्यक्ति क्यों करेगा, क्योंकि वो गया था पुलिस ऑफिसर के पास एफआईआर लिखवाने, बट पुलिस ऑफिसर उसकी एफआईआर लिख नहीं रहा है। जैसे मूवीज में भी दिखाते हैं ना, आप पेपर वगैरह पढ़ते हो तो पेपर में भी आता है ना कि ये व्यक्ति इतने दिनों से थाने के चक्कर लगा रहा है, बट पुलिस वाले उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। अब यार नहीं दे रहे हैं, हम फ्रिक्वेंटली पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, बता रहे हैं हमारे साथ गलत हुआ, पुलिस वाला ध्यान ही नहीं दे रहा। मूवीज में देखा होगा आपने, इवन पेपर में आता कितनी बार। एक सिंपल एग्जांपल लो, आपका मोबाइल खो गया है, आप पुलिस एफआईआर लिखवाने जाओगे, लिखेगा ही नहीं लिख के देगा एफआईआर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी सर्कमस्टेंसेस के अंदर हमारे पास एक ही रेमेडी बचती है, हम सीधे मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाए, मतलब जाकर क्या कर दें, कंप्लेंट। तो अगर अग्रीव्ड पर्सन या जनरल पब्लिक में से कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास जाकर कंप्लेंट कर रहा है, दैट कंप्लेंट विल बी नोन एज प्राइवेट कंप्लेंट। बट अगर
पुलिस ऑफिसर ने अपनी ड्यूटीज पूरी करते समय खुद ही कंप्लेंट कर दी है तो वो कंप्लेंट कौन सी कंप्लेंट कहलाती है? पुलिस कंप्लेंट कहलाती है। ठीक है, और फिर जैसी कंप्लेंट आएगी क्या स्टार्ट हो जाएगा? इंक्वायरी एंड ट्रायल। पहली स्टेज क्या है? इंक्वायरी। इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट क्या करेगा? केस का नेचर फाइंड आउट करेगा। वो देखेगा ऑफेंस क्या है, जुरिस्डिक्शन, प्रोविजंस, समन केस है तो समन, वारंट केस है तो वारंट इशू करेगा, है ना। एंड फाइनली काय की डेट फिक्स की जाएगी? हियरिंग की डेट। फाइनली काय की डेट फिक्स कर दी जाएगी? हियरिंग की डेट फिक्स कर दी जाएगी। तो मैंने अभी अभी इससे लिखना चालू किया तो मेरी राइटिंग जमती नहीं, इस पे भी प्रॉपर मेरे से लिखाता नहीं पेन जैसा, है ना। नया नया आईपैड यूज करना चालू किया मैंने अभी। तो अब जो ट्रायल है, जैसे ही ट्रायल स्टार्ट होगा, ट्रायल मतलब समझ में आ रहा ना, डेट ऑफ हियरिंग पर सब जने आएंगे, मजिस्ट्रेट आएगा और क्या स्टार्ट हो जाएगा? ट्रायल। जैसे ही क्या स्टार्ट हुआ? ट्रायल। क्या रुक जाएगी? इंक्वायरी रुक जाएगी। ठीक है, फिर ट्रायल में दोनों पार्टीज अपने अपने क्या रखेगी? एविडेंसेस रखेगी एंड तमाम सबूतों, हालातों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट अपना डिसीजन देगा। टेक्निकली उसे बोला जाता है डिसीजन। कोर्ट का जो डिसीजन होता है उसे क्या बोलते हैं? जजमेंट। एंड जैसे ही कोर्ट का जजमेंट आता है दो चीजें होगी। अगर वो व्यक्ति गिल्टी प्रूव हो गया तो उसे कन्विक्ट कर लेंगे, जेल में डाल देंगे, और अगर वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ तो एक्विटल हो जाएगा। एक्विटल मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम ब्लेम, हम उसे दोष मुक्त कर देंगे। क्लियर हुआ ये? अब अपन नोट्स के हिसाब से एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। अगर ये जनरल चीज आपने पढ़ ली तो नोट्स के हिसाब से एक एक पॉइंट अपन पढ़ते हैं, खत्म करते हैं, है ना। अब हम एक एक करके लेते हैं लीगल डेफिनेशन। सबसे पहले इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब बोल दिया है एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। ठीक है, मैं समझा देता हूं इसका मतलब। तो हमने बोला था मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी भी की जाती है और ट्रायल भी किया जाता है। तो इंक्वायरी की डेफिनेशन में क्या कहा है कि बोले हर वो काम इंक्वायरी कहलाएगा जो मजिस्ट्रेट करता है ट्रायल के अलावा। लीगल डेफिनेशन ऐसे ही दी है ना। क्या बोल दिया है? एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल, मतलब ट्रायल को छोड़कर बाकी सब चीजें जो होती है वो इंक्वायरी होती है इन केस ऑफ मजिस्ट्रेट। तो इनका क्या कहना है? एवरी इंक्वायरी कंडक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड। अंडर दिस कोड मतलब ये सीआरपीसी की बात कर रहे हैं। अंडर दिस कोड मतलब क्या? ये सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, है ना। मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये समझ में आ गया अपने को। फिर बोल दिया है इंक्वायरी में हर इंक्वायरी को शामिल किया जाता है बिफोर ट्रायल। तो मैंने आपको प्रोसीडिंग्स के अंदर बताया कि ट्रायल के पहले जो जो काम होते हैं सब किस कैटेगरी में आते हैं? इंक्वायरी की कैटेगरी में आते हैं, है ना। अब इसमें क्या देखते हैं? ऑफेंस हुआ भी है या नहीं, फिर ट्रायल स्टार्ट करना है। तो इसमें मेन 3 फीचर हो गए। इंक्वायरी इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रायल इन क्रिमिनल मैटर्स। पहली चीज तो यही बोला है, इंक्वायरी और ट्रायल दोनों ही मजिस्ट्रेट करता है, बट दोनों में डिफरेंस होता है। जो प्राइमरी स्टेज है वो इंक्वायरी होती है, जैसे ही कंप्लेंट आती है इंक्वायरी स्टार्ट होती है, एंड जब ट्रायल स्टार्ट होता है इंक्वायरी रुक जाती है ना। तो इंक्वायरी इज वाइडर देन ट्रायल, क्योंकि इंक्वायरी में बहुत सारे काम करने होते हैं। ऑफेंस हुआ है या नहीं, जुरिस्डिक्शन है या नहीं, समन है, वारंट है। जबकि ट्रायल में तो केवल एविडेंसेस एक्सेप्ट करके डिसीजन देना होता है। एंड इंक्वायरी स्टॉप्स व्हेन ट्रायल बिगिंस। ये चीजें मैंने आपको समझा दी। यहां जो लिखा था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। समझने के लिए जो मैंने समझाया बिल्कुल वही है। लिखते समय आपको यही लिखना है, एवरी इंक्वायरी कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट अंडर दिस कोड अदर देन ट्रायल। ठीक है, एंड फिर इंक्वायरी के अंदर हम केस का नेचर फाइंड आउट करते हैं। जो जनरल चीजें मैंने बताई वो सब आपको आंसर के अंदर लिखना है। फिर ट्रायल। ट्रायल की तो डेफिनेशन ही नहीं दी है, ट्रायल की तो डेफिनेशन ही नहीं दी हुई है ना। बट ट्रायल क्या होती है? जुडिशियल प्रोसेस। बोले जुडिशियल प्रोसेस क्या होता है? तो बोले वो प्रोसेस जिसके दौरान जस्टिस किया जाता है। जुडिशियल प्रोसेस क्या होती है? बोले वो प्रोसेस जिसके दौरान क्या किया जाता है? जस्टिस किया जाता है।
वो क्या कहलाती है? जुडिशियल प्रोसेस कहलाती है। जुडिशियल प्रोसेस मतलब समझ में आया? वो प्रोसेस जिसके दौरान क्या किया जाता है? बोले जस्टिस किया जाता है, उसे हम बोलते हैं जुडिशियल प्रोसेस। तो जब ट्रायल स्टार्ट होता है तभी तो जस्टिस होना स्टार्ट होता है। दोनों पार्टी से हम क्या लेते हैं? एविडेंसेस लेते हैं, विटनेस लेते हैं, और वही तमाम सबूतों, हालातों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए सजा दे देते हैं या छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर लिखा ना कि ये जुडिशियल प्रोसेस है, इसमें क्या देखते हैं कि व्यक्ति गिल्टी है या इनोसेंट है। गिल्टी है मतलब ऑफेंस किया है क्या उसने, इनोसेंट मतलब कुछ नहीं किया है, उसके अगेंस्ट जो आरोप लगे थे वो प्रूव नहीं हुए हैं। एंड जब ट्रायल खत्म होता है तो या तो क्या होगा? कन्विक्शन। कन्विक्शन कब होगा? जब गिल्टी। कन्विक्शन कब होगा? बोले जब गिल्टी है तब कन्विक्शन होगा, है ना। एंड एक्विटल कब होगा? तो बोले जब इनोसेंट है तो एक्विटल हो जाएगा। ये चीज आई समझ में अपने को? ये पूरी चीजें मैंने समझा दी, है ना। अब इन्वेस्टिगेशन पर आ जाए। मैंने आपको ज्यादा ही बताया है, मैंने आपको सिंपल वर्ड में अच्छे से बताया ताकि आप समझ लो। लिखते समय ये लीगल लैंग्वेज यूज करना है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। लीगल वर्ड यूज करने हैं, लीगल वर्ड को यूज करते हुए अपना आंसर लिखना है, रटना नहीं है ना। अब हम बात कर रहे हैं काय की? इन्वेस्टिगेशन की। चले, तो बोल दिया सारी प्रोसीडिंग्स जो काय के लिए चलाई जाती है? एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए। किसके द्वारा? पुलिस ऑफिसर के द्वारा या और कोई पर्सन जिसे मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज किया हो। सिंपल है, देख लिया हमने, बट हमने स्टेप वाइज देखा कि सबसे पहले क्या होगा? तो बोले सबसे पहले पुलिस ऑफिसर के पास क्या आएगी? एफआईआर आएगी, या उसको अदरवाइज अपने सोर्स से मालूम पड़ेगा कि कोई ऑफेंस हुआ है। अब अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो फिर वो क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। इन्वेस्टिगेशन तो बोले जो एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए जितनी भी प्रोसीडिंग चलाई जाती है, एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए जितनी भी प्रोसीडिंग चलाई जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एविडेंस इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, है ना। तो बोल दिया कि वो सारी प्रोसीडिंग्स जो कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस के पर्पज से चलाई जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा या अदर देन पुलिस ऑफिसर बट अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। ये चीज आ गई समझ में? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये 3 स्टेज होती है क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करता है एंड ये 3 स्टेज होती है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो स्पॉट पर जाकर सारी चीजें चेक करेगा, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस चेक करेगा, डिस्कवरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट करेगा पर्संस का, एंड फाइनली एविडेंसेस कलेक्ट कर लेगा। तो ये 3 टर्म हो गई जो मैंने आपको बताई, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। ये कितनी टर्म हो गई? 3 टर्म हो गई जो मैंने आपको बताई, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, है ना। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करता है, खुद से करता है या मजिस्ट्रेट के बोलने से करता है। फिर क्या बोला कि अगर कोई ऑफेंस नहीं हुआ है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। रिपोर्ट सबमिट कर देगा तो प्रोसीडिंग्स वहीं ड्रॉप कर दी जाएगी। इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान पुलिस ऑफिसर को लगता है यार ऑफेंस तो हुआ नहीं हुआ है ऑफेंस, तो प्रोसीडिंग्स वहीं ड्रॉप कर दी जाएगी, छोड़ दी जाएगी। बट अगर हुआ है ऑफेंस तो फिर क्या स्टार्ट होता है? ट्रायल एंड इंक्वायरी, ठीक है। एंड मजिस्ट्रेट केस को खुद डील कर सकता है एंड कन्विक्ट कर देगा या एक्विट कर देगा। एक्विट का मतलब बताया ना मैंने क्या? फ्री फ्रॉम ब्लेम। हो जाएगा ये। नेक्स्ट, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो अभी मैंने आपको बताया वो प्रोसीडिंग जिसके दौरान क्या किया जाता है? जस्टिस किया जाता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती है? बोले वो प्रोसीडिंग जिसके दौरान क्या किया जाता है? जस्टिस किया जाता है। वो प्रोसीडिंग जिसके दौरान क्या किया जाता है? जस्टिस किया जाता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग समझ में आई? वो प्रोसीडिंग जिसके दौरान हम क्या कर रहे हैं? जस्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जस्टिस किसके बेसिस पर किया जाता है बेटा? तो बोले एविडेंसेस के बेसिस पर। जस्टिस किसके बेसिस पर किया जाता है? बोले एविडेंसेस के बेसिस पर। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान कोर्ट एविडेंसेस एक्सेप्ट करता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान कोर्ट एविडेंसेस एक्सेप्ट करता है।
तो हर वो प्रोसीडिंग्स जिसके दौरान एविडेंसेस एक्सेप्ट किए जा रहे हैं ऑन ओथ, ओथ समझते हो ना, शपथ, शपथ मतलब कसम। वो मूवी में दिखाते हैं ना, कोर्ट लगता है, कोर्ट के अंदर वो विटनेस बॉक्स के अंदर ऑफेंडर और विटनेस खड़े रहते हैं, तो फिर वो एक लाल कपड़े के अंदर कुछ लेकर आते हैं जिसे गीतांटी कहा जाता है। फिर वो गीतांटी के ऊपर हाथ रखता है और झूठी झूठी कसम खाता है कि मैं जो कहूंगा झूठ कहूंगा, झूठ के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा बोलता है कि ये बोलता है कि मैं सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। दैट इज ओथ। आप मूवी में देखें, मूवी का मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो हमने देखी। आप कोर्ट तो कभी भी नहीं गए होंगे, बट मूवी हमने देखी, वहां से थोड़ा सा आइडिया हम ले सकते हैं। एंड क्योंकि वो हमारा प्रैक्टिकली देखी हुई चीज है, तो बेटा देखी हुई चीज जल्दी याद होती है, तो हम उसे उस तरह से माइंड में ले। हमने देखा क्या कि भाई इसने बोला कि वो शपथ खाई, कसम खाई, दैट इज ओथ। तो बोल दिया हर वो प्रोसीडिंग जिसके दौरान एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं वो भी कैसे, ऑन ओथ। वापस से सिंपल लेना, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वो प्रोसीडिंग्स होती है जिसमें हम जस्टिस करते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वो प्रोसीडिंग्स होती है जिसमें हम जस्टिस करते हैं। जस्टिस करते हैं एविडेंसेस के बेसिस पर। जस्टिस हमेशा किसके बेसिस पर होता है, एविडेंसेस के बेसिस पर। तो क्या किया जाएगा, एविडेंसेस एक्सेप्ट किए जाएंगे। क्या किया जाएगा, एविडेंसेस एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो वो प्रोसीडिंग्स जिसके दौरान एविडेंसेस एक्सेप्ट किए जाते हैं ऑन ओथ, वो प्रोसीडिंग्स in the course of which evidences are accepted on oath will be known as judicial proceedings, है ना। and judicial proceedings में inquiry and trial आता है, investigation नहीं, क्योंकि investigation कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करता है, जबकि judicial proceedings कौन चलाएगा, मजिस्ट्रेट चलाएगा। ये समझ में आया ना, डिफरेंस हमने इसलिए कर लिया था। और इन तीनों में डिफरेंस एग्जाम में बहुत बार आया है। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, दिस इज फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन इस चैप्टर का। एंड तीनों पर कंपैरिजन करने के लिए आता है, डिफरेंस करने के लिए आता है, बट लिखना तीनों के बारे में है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, है ना। तो मैंने मेरी तरफ से सारे पॉइंट आपको समझाए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है, आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉल करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट दिया है समन केस एंड वारंट केस। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं समन केस एंड वारंट केस, ठीक है। अब क्या बोला है, तो बोले समन केस क्या होता है, तो बोले जो वारंट केस नहीं होता है ना, वो समन केस होता है। बोले वारंट केस क्या होता है, तो बोले जो समन केस नहीं होता है ना, वो वारंट केस होता है। ऐसी बकवास की है इन्होंने, है ना, समझना। देखो क्या बोला है, दो चीज बताई है, एक बताया है समन, एक बताया है वारंट। ये लॉ में यही करते हैं, जब दो टर्म होती है ना, लॉ में यही करते हैं, जब दो टर्म होती है तो एक को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर देते हैं और दूसरे के लिए क्या बोलते हैं, जो पहली नहीं है वो दूसरी। लॉ में यही करते हैं, दो चीजें होती है ना, तो दो में से एक को प्रॉपर तरीके से डिटेल में बता देते हैं एंड दूसरे के लिए क्या बोलते हैं, अबे जो पहली नहीं है ना वो दूसरी। जैसे आपने कंपनी लॉ में, CSEET में, फाउंडेशन में कंपनी लॉ में काय की डेफिनेशन पढ़ी, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी की। तो डेफिनेशन काय की दी थी, प्राइवेट कंपनी की। पब्लिक में क्या लिखा था, जो प्राइवेट नहीं है वो क्या है, पब्लिक। ऐसे आपने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी CSEET के अंदर। क्या था, तो इक्विटी शेयर की डेफिनेशन नहीं दी, किसकी दी, प्रेफरेंस की। और इक्विटी में क्या लिखा, जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी। अब जब दो ही चीज हैं और एक ये वाली है, तो जो ये वाली नहीं है वो ये वाली है, सीधी सी बात है। तो इसी तरह से इन्होंने बोला कि जो केसेस होते हैं, इसी तरह से इन्होंने बोला कि जो केसेस होते हैं वो केसेस भी दो तरह के होते हैं, समन केस एंड वारंट केस। क्या होते हैं मैं समझा रहा हूं। अगर कोई समन केस है तो हमें समन केस वाली प्रोसीडिंग्स को फॉलो करना पड़ता है, अगर कोई वारंट केस है तो हमें वारंट केस वाली प्रोसीडिंग्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है समन केस। समन केस में बोल दिया जो वारंट केस नहीं है वो क्या है, समन केस। समन केस में इन्होंने बोल दिया जो वारंट केस नहीं है वो क्या है, समन केस।
वारंट केस इन्होंने बताया है, वारंट केस इन्होंने बताया है। क्या बताया है वारंट केस के अंदर? तो बोले एक ऐसा केस जिसमें ऑफेंडर को, एक ऐसा केस जिसमें ऑफेंडर को क्या दे सकते हैं? बोले डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जा सकता है, या इंप्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 इयर्स दिया जा सकता है। मतलब किसी ऑफेंडर को जो हम पनिशमेंट दे रहे हैं उसे कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, इस बेसिस पर जो ऑफेंसेस हैं उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया है ना। वापस से क्या बोला हमने कि जो ऑफेंडर है ना, ऑफेंडर ने जो ऑफेंस किया है उस ऑफेंस का हम उसे क्या देंगे? पनिशमेंट देंगे। तो उसे जो पनिशमेंट, उसे जो सजा हम दे सकते हैं, उस सजा को ध्यान में रखते हुए ऑफेंसेस की 2 लिस्ट बनाई है, समन केस वाले ऑफेंस एंड वारंट केस वाले ऑफेंस, है ना। अब क्या बोला है? बोले वारंट केस वाले ऑफेंस क्या होंगे? जिसमें ऑफेंस इज पनिशेबल, जिसमें ऑफेंस इज पनिशेबल कैसे? विथ डेथ सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स पनिशमेंट, सेंटेंस मीन्स पनिशमेंट। मैंने बोला डेथ सेंटेंस मतलब मृत्यु दंड की सजा, मतलब मौत की सजा, मतलब इसे ले जाकर लटकाओ। कब तक लटकाओ? जब तक ये मर ना जाए। हमारे यहां डेथ सेंटेंस कैसे देते हैं? फांसी देकर ना। फांसी पर क्या करते हैं? ले जाकर उसे लटकाते हैं ना। एंड कोर्ट क्या बोलता है? हैंग हिम टिल डेथ। मर नहीं जाए ना जब तक लटका के रखना। ऐसा क्यों बोलते हैं? इसकी भी एक कहानी है, बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखते हैं, है ना। तो क्या बोला है? जो ऑफेंडर है ना, उसने जो ऑफेंस किया है ना, उसके लिए उसे जो पनिशमेंट मिलेगा ना, तो वो ऑफेंस ऐसा है कि उसे डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। तो उसका केस कौन सा केस बनेगा? वारंट केस बनेगा। या उसे क्या मिल सकता है? लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल सकता है। लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास। आजीवन कारावास मतलब जब तक जिंदा है तब तक जेल के अंदर रहेगा। लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब क्या? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास मतलब क्या? बोले जब तक जिंदा है ना भाई अंदर रहेगा, बाहर नहीं आएगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गया। ठीक है। फिर तीसरा क्या बोले? अच्छा, तीसरा क्या दिया है? इंप्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 इयर्स। चलो डेथ सेंटेंस नहीं दे रहे हैं, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दे रहे हैं, बट इंप्रिजनमेंट तो होगा, और कितना होगा? 2 साल से ज्यादा। इंप्रिजनमेंट तो होगा, और कितना होगा? 2 साल से ज्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो केस है वो वारंट केस कहलाएगा। ऐसी सिचुएशन में उसका जो केस है वो क्या कहलाएगा? वारंट केस कहलाएगा। और अगर उसका केस वारंट केस कहलाएगा तो मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट केस की प्रोसीडिंग्स फॉलो की जाएगी। वो प्रोविजंस फॉलो किए जाएंगे जो किसके ऊपर लगते हैं? वारंट केस के ऊपर लगते हैं। ये सब वो कहां देखेगा? अपने होमवर्क में। अपना होमवर्क मतलब इंक्वायरी के अंदर, कि जब उसके पास कंप्लेंट आई तो वो इंक्वायरी करेगा ना, वो देखेगा ना यार समन केस है कि वारंट केस है। क्योंकि अगर समन केस है तो उसे समन केस की प्रोसीडिंग्स फॉलो करनी है, लेकिन अगर कौन सा केस है? वारंट केस है, तो वो कौन सी प्रोसीडिंग्स फॉलो करेगा? तो बोले वारंट केस वाली करेगा। यार आप समझे मेरी बात? तो यहां केसेस 2 तरह से हो गए, समन केस एंड वारंट केस। डिपेंड करता है ऑफेंडर को पनिशमेंट कितना हो सकता है। अगर ऑफेंडर को पनिशमेंट डेथ सेंटेंस हो सकता है ना, या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है ना, या इंप्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 इयर्स होगा, तो हिज केस विल बी वारंट केस। अगर वो वारंट केस है तो प्रोसीडिंग्स हमें वारंट केस वाली फॉलो करनी है। अब बोले वारंट केस की क्या प्रोसीडिंग्स है? हम पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं। पहले हम ये तो देखें वारंट केस क्या होता है, फिर वारंट केस की प्रोसीडिंग्स भी पढ़ते हैं कि अगर वारंट केस है तो किस प्रोसीडिंग्स को फॉलो किया जाएगा। आप समझे मेरी बात? अब क्या जो वारंट केस नहीं है ना, समन केस हो जाएगा। जो वारंट केस नहीं है वो क्या हो जाएगा? समन केस हो जाएगा। बोले क्या मतलब? बोले ऐसा केस जिसमें ऑफेंडर को डेथ सेंटेंस नहीं मिल सकता, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं मिल सकता। इंप्रिजनमेंट मिलेगा बट 2 साल से ज्यादा का नहीं, क्योंकि एक्सीडिंग 2 इयर्स किस में आ गया?
एक्सीडिंग 2 years वारंट केस में आ गया, बोले इम्प्रिजनमेंट मिलेगा बट नॉट एक्सीडिंग 2 years, 2 साल से ज्यादा का नहीं, 2 साल या उससे कम की सजा होगी, तो वो क्या नहीं है, वारंट केस नहीं है। और अगर वो क्या नहीं है, वारंट केस, तो वो कौन सा केस है, बोले वो समन केस है। आप समझे मेरी बात, वापस से लेना है ना। तो वारंट केस वो हो गया जिसमें या तो ऑफेंडर को डेथ सेंटेंस देंगे या लाइफ इंप्रिजनमेंट देंगे या इंप्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years देंगे। बट अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो वो वारंट केस नहीं है, और अगर वो वारंट केस नहीं है तो वो क्या है, समन केस है। क्या मतलब, तो बोले ना तो ऑफेंडर को आप डेथ सेंटेंस दे पाओगे, ना ही आप उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट दे पाओगे, ना ही आप उसे 2 साल से ज्यादा की सजा दे पाओगे, 2 साल या उससे कम की सजा उसे दी जा सकती है। ये चीज आई समझ में अपने को। चलो अब ये हमने जनरल देखा, अब हम देख लेते हैं कि नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है ना। चलें, पहला तो दे दिया है कि समन केस मींस केस जो कि क्या नहीं है, वारंट केस नहीं है, ये बता दिया मैंने आपको। फिर क्या बोला, वारंट केस मतलब वो केस जिसमें पनिशमेंट जो है डेथ इम्प्रिजनमेंट, ये हो गया है ना। फिर आगे क्या बोला है, दोज केसेस विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और लेस, वो क्या कहलाते हैं बेटा, समन केस। एंड बाकी सारे केस को हम क्या बोलते हैं, वारंट केस, है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो ऑफेंसेस का डिफरेंस किया है, ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के बेसिस पर, कि कितना क्वांटम, कितनी क्वांटिटी का ऑफेंस, कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, उसके बेसिस पर ये डिफरेंस किया है। फिर बोल दिया है कि जब मजिस्ट्रेट है जिसके सामने कोई भी केस आया है, ये वर्ड दिया है कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, मिला है वर्ड, कौन सा वर्ड दिया है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस मतलब ऑफेंस को एंटरटेन करना, ऑफेंस को एडजुडिकेट करना, ऑफेंस की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाना। कॉग्निजेबल अलग था, कॉग्निजेबल में तो बिना वारंट के आप अरेस्ट कर सकते हो, ये कॉग्निजेंस है, कॉग्निजेबल वर्ड अलग है, कॉग्निजेंस वर्ड अलग है। कॉग्निजेबल मतलब बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, कॉग्निजेंस मतलब मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चलाई जाती है वो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कहलाती है, जिसे एडजुडिकेशन कहलाते हैं, है ना। तो मजिस्ट्रेट के पास जब प्रोसीडिंग्स चलाई जाएगी तो अगर समन केस है तो वो समन केस वाली प्रोसीडिंग्स फॉलो करेगा, और अगर वारंट केस है तो वो वारंट केस वाली प्रोसीडिंग्स फॉलो करेगा। बोले समन और वारंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, बोले समन डायरेक्टली उस पर्सन को इशू किया जाता है, समन डायरेक्टली उस पर्सन को इशू किया जाता है जिसके अगेंस्ट समन इशू हुआ है, एंड उसी को बोला जाता है कि तेरे को समन के हिसाब से कोर्ट के अंदर आना है। जबकि जब वारंट इशू होता है तो वारंट पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है और बोलते हैं इस पर्सन को पकड़ कर लेकर आ, उठा ला इसे वापस से। जैसे शर्मा जी के अगेंस्ट समन केस बन रहा है ना, जैसे शर्मा जी के अगेंस्ट क्या बन रहा है, समन केस बन रहा है। अगर शर्मा जी के अगेंस्ट समन केस बन रहा है ना, तो ऐसी सिचुएशन में समन शर्मा जी को ही देंगे और क्या बोलेंगे, इस डेट पर, इस टाइम पर, इस प्लेस पर, इस अथॉरिटी के सामने आ जाना, तो खुद आ जा, हम तेरे को लेने नहीं आएंगे। बट अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट क्या बनता है, वारंट केस, तो पुलिस ऑफिसर को वारंट देकर हम भेजते हैं, जा इसे उठा कर लेकर आ, इसे क्या कर ले, अरेस्ट कर ले। समझे आप। तो समन डायरेक्टली एक्यूज्ड पर्सन को, एक्यूज मतलब दोषी व्यक्ति को, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है उसे ही दिया जाता है। समन डायरेक्टली उस पर्सन को दिया जाता है जिसके अगेंस्ट क्या आई है, कंप्लेंट आई है, डायरेक्टली हम उसी को देते हैं, उसको बोलते हैं तू आजा कोर्ट में। जबकि वारंट हम पुलिस ऑफिसर को देते हैं और क्या बोलते हैं, इसे उठा लाया, इसे उठा के लिया। बेसिक डिफरेंस समझ में आया आपको दोनों के अंदर, है ना। चले अब मैं आपको है ना कुछ जनरल वर्ड बताता हूं, ठीक, जिनका नॉलेज होना आपको जरूरी है, क्योंकि हम लॉ ऑफिसर हैं, लीगल ऑफिसर हैं, तो हमें इन चीजों का नॉलेज होना जरूरी, जस्ट और जनरल नॉलेज, है ना। आपने वर्ड सुने होंगे, लॉयर, एडवोकेट, प्लीडर,
पब्लिक प्रोसिक्यूटर। डू यू नो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ देम और डिफरेंस बिटवीन देम? मैं बताता हूं, है ना। अगर एक पर्सन ने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर लिया है तो वो क्या बन जाता है? लॉयर बन जाता है। जैसे मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने एमकॉम किया है, मैंने एलएलबी किया है, मैं एफसीएस हूं, फेलो कंपनी सेक्रेटरी, एंड मैंने यूके का सीएस जो होता है वो भी किया है। ठीक है, अब ये मेरी डिग्री है। अब मैंने केवल एलएलबी कर रखा है, मैंने केवल क्या कर रखा है? एलएलबी। अगर मैं लॉयर के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, मैंने केवल क्या कर रखा है? एलएलबी, तो मैं लॉयर हूं। मैं क्या हूं बेटा? लॉयर। तो वो पर्सन जिसने क्या कर रखा है बेटा? एलएलबी किया है केवल, वो क्या बन जाता है? बोले वो लॉयर बन जाता है। तो फर्स्ट स्टेज होती है लॉयर। अब जैसे मेरे पास 4 डिग्री है, मैंने एमकॉम किया है, मैंने एलएलबी किया है, मैंने एफसीएस हूं, मैं फेलो कंपनी सेक्रेटरी एंड यूके यूनाइटेड किंगडम का जो सीएस वाला कोर्स होता है CISI, वो मैंने किया है ना। बट मैं काम तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी, मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं, तो मैं प्रैक्टिस तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी कर रहा हूं। बट क्योंकि मेरे पास एलएलबी की डिग्री भी है, मतलब मैं लॉयर भी। ठीक है, फिर सेकंड स्टेज होती है, अब मैं कोर्ट में अगर प्रैक्टिस करना चाहता हूं, अगर मैं कोर्ट में क्या करना चाहता हूं? प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो जो एडवोकेट की काउंसिल होती है, जिसे हम बोलते हैं बार काउंसिल, है ना। मुझे बार काउंसिल के पास अपना क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। मुझे बार काउंसिल के पास अपना क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। तो जब मैं बार काउंसिल के पास रजिस्टर्ड हो जाता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, मैं बार काउंसिल के पास रजिस्टर्ड हो जाता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं बन जाता हूं एडवोकेट। अभी मैं लॉयर तो हूं क्योंकि मैंने एलएलबी किया है, बट मैं एडवोकेट नहीं। मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को लेना होता है ना। तो ये मेरे पास भले ये 4 डिग्री है, बट काम तो मैं एक ही कर पाऊंगा, या तो प्रैक्टिस करूं एज अ लॉयर, या तो मैं क्या कर लूं? प्रैक्टिस कर लूं, या एज अ कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर लूं। बट डिग्री तो ले सकता हूं ना, डिग्री तो मैं जितनी चाहे उतनी ले सकता हूं, है ना। बट अगर मैं एज ए सीएस प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो मैं ICSI के पास रजिस्टर्ड हो जाऊं, वो मुझे CP इशू कर दें, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो जाऊंगा। बट अगर एज अ लॉयर में प्रैक्टिस करना चाहता हूं कोर्ट के अंदर, तो मैं बार काउंसिल जो होती है वहां अपना रजिस्ट्रेशन करवा लूं प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं क्या बन जाऊंगा? एडवोकेट बन जाऊंगा। लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस समझ में आया? लॉयर मतलब जस्ट आपने LLB पास किया, यू आर लॉयर। फिर आप बार काउंसिल की एग्जाम होती है, वो एग्जाम देकर आप उनके पास रजिस्टर्ड हो जाते हो, तो आप एडवोकेट बन जाते हो। ठीक है, फिर होता है प्लीडर। जब आपको प्रैक्टिस करने की परमिशन मिल जाती है किसी पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर, आपको प्रैक्टिस करने की परमिशन मिल जाती है, जैसे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने की परमिशन, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने की परमिशन, तो आप प्लीडर हो जाते हो। प्लीड करना मतलब बहस करना। प्लीड करना मतलब क्या होता है? बहस करना, है ना। जैसे घर में कभी हुआ होगा ना कि मम्मी पापा से बहुत ज्यादा बहस कर रहे होंगे, मुंह जोरी कर रहे होंगे, तो लपड़ पड़ा होगा और क्या बोला होगा? ज्यादा वकील बनने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा बहस कर रहा है। ऐसा कभी हुआ? हो सकता है हुआ हो, है ना। तो प्लीडर मतलब जो प्रैक्टिस कर रहा है, एक पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने की उसे परमिशन है ना। एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब होता है सरकारी वकील। सही लिखा है मैंने? स्पेलिंग गलत लिखी है, नहीं मात्रा गलत लगाई है, चलो ठीक है। तो क्या बोला है? सरकारी वकील, है ना। होता क्या है कि जब क्राइम होता है तो जो एक्यूज्ड पर्सन है,
जो दोषी व्यक्ति है उसके अगेंस्ट जो केस चलाया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, स्टेट के द्वारा, है ना। जैसे कसाब था, तो कसाब ने क्राइम किया था, तो उसके अगेंस्ट जो केस चलाया वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चलाया। एंड जब गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करती है, प्रोसिक्यूट करना मतलब, प्रोसिक्यूट का मतलब समझना, प्रोसिक्यूट करना मतलब प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट, ये वर्ड फ्रिक्वेंटली आएंगे। प्रोसिक्यूट करना मतलब क्या हो जाएगा बेटा, प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट। प्रोसिक्यूट करना मतलब क्या, प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलाना, ठीक है। तो जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलाई जाती है, जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलाई जाती है और वो कौन चलवाता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जिस वकील को अपॉइंट करती है वो क्या कहलाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब सरकारी वकील। मतलब वो पब्लिक के बिहाफ पर, पब्लिक के बिहाफ पर मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो केस को क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है। ये जनरल वर्ड है, ये एग्जाम में नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, 101% गारंटी नहीं आएंगे, बट आपके जनरल नॉलेज के लिए। एंड ये तीन चलो ठीक है, बट ये दो वर्ड फ्रिक्वेंटली यूज होते रहते हैं। एक होता है बेटा बैरिस्टर, कभी सुना बैरिस्टर? बोले बैरिस्टर कौन होता है, तो बोले जिसने इंग्लैंड का LLB किया ना, तो वो उसे लॉयर की जगह क्या बोलते हैं, बैरिस्टर बोलते हैं। जैसे अगर गांधी की आपने मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो बोला था ना बैरिस्टर हैं, क्यों, उन्होंने लंदन से क्या किया था, LLB किया था, ठीक है। इंडिया से LLB किया तो वो लॉयर हो गया, लंदन से LLB किया तो बैरिस्टर हो गया। फिर अगर उसने बार काउंसिल के पास एग्जाम पास करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया तो वो एडवोकेट हो गया। फिर उसे अगर किसी पर्टिकुलर कोर्ट में प्रैक्टिस करने की परमिशन मिल गई तो वो क्या हो गया, प्लीडर हो गया। एंड अगर उसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है किसी ऑफेंडर का केस लड़ने के लिए, तो क्रिमिनल केस में मान के चलना, क्रिमिनल मैटर में केस कौन फाइल करती, गवर्नमेंट। जैसे कसाब का एग्जांपल दिया ना मैंने, तो कसाब के अगेंस्ट केस किसने चलाया था, गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो जब गवर्नमेंट अपना एडवोकेट अपॉइंट करती है तो ही इज नोन एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये जनरल टर्म है जो आपके नॉलेज के लिए मैंने बताई, बट हां ये आपको मालूम होना चाहिए। अब दिया है आपको क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, ये भी आपके नॉलेज के लिए है, एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। सबसे बड़ा कोड कौन सा होता है, तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट। बट यहां सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा बताया है, हाई कोर्ट। क्यों, इसका कारण समझे। सुप्रीम कोर्ट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड डायरेक्टली बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप अगर CSEET करके आए हो तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली किसके द्वारा बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली किसके द्वारा बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट इज डिराइविंग इट्स पावर, टेकिंग इट्स पावर डायरेक्टली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इज highest judicial authority of the country, which is directly constituted by Constitution of India. It is deriving its power directly from Constitution of India. जबकि बाकी के कोर्ट जैसे हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सब सिविल और क्रिमिनल लॉ के द्वारा बनाए गए हैं। ये अपने पावर सिविल और क्रिमिनल लॉ से ले रहे हैं। फिर समझना क्या बोला, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सबसे बड़ी जुडिशियल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ही है। हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री सुप्रीम कोर्ट ही है, बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहां आपको सुप्रीम कोर्ट का नाम देते हुए सबसे पहले नाम आपको किसका दे दिया है, सबसे पहले आपको नाम दे दिया हाई कोर्ट का, सबसे ऊपर। तो क्या हाई कोर्ट सबसे बड़ा हो गया, नहीं, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट ही है। बट सुप्रीम कोर्ट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से पावर नहीं लेता है, सुप्रीम कोर्ट सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से अपने पावर लेता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से अपने पावर ले रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लॉ है। हमारा सबसे बड़ा लॉ कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है तो उसमें जो अथॉरिटीज बताई गई हैं, वो भी सबसे बड़ी है।
समझे मेरी बात? जब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है तो उसकी अथॉरिटी भी सबसे बड़ी है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, इट इज हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, constituted by Constitution of India, deriving its power directly from Constitution of India, not from any subordinate law. मेन लॉ कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड बाकी जितने लॉ हम पढ़ते हैं, सिविल, क्रिमिनल, आईपीसी, कंपनी लॉ, ये लॉ दुनिया भर के जितने लॉ हैं जो आपने नाम सुने हैं या आप आगे सुनोगे, वो सब सबऑर्डिनेट हैं। किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। वो सब क्या है बेटा? सबऑर्डिनेट हैं। किसके सबऑर्डिनेट हैं? बोले कॉन्स्टिट्यूशन के सबऑर्डिनेट हैं। मतलब वो अपने पावर किससे ले रहे हैं? बोले जो सबऑर्डिनेट लॉ है उनसे ले रहे हैं। तो सबऑर्डिनेट लॉ कहां से निकले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है तो उसकी अथॉरिटी भी सबसे बड़ी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, बट यहां नाम हाई कोर्ट का इसलिए दिया है क्योंकि हाई कोर्ट और बाकी कोर्ट इन लॉ से पावर ले रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सुप्रीम कोर्ट का यहां ज्यादा नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी रेफरेंस मिलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेशनशिप में ही रहेगा। आपको एक चीज आई समझ में, है ना? अब सुप्रीम कोर्ट क्या है? कंट्री का सबसे बड़ा कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? कंट्री का सबसे बड़ा कोर्ट है। कंट्री से छोटी क्या होती हैं? स्टेट्स। तो स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है बेटा? हाई कोर्ट। हर स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होता है। जैसे हमारा एमपी का हाई कोर्ट कहां है? जबलपुर में। इंदौर में तो उसकी क्या है? बेंच है। भोपाल में भी उसकी क्या है? बेंच है। बट मेन कहां पर है? जबलपुर में। तो हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है जो उस स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। फिर हाई कोर्ट से छोटे होते हैं कोर्ट ऑफ सेशंस। हाई कोर्ट से छोटे होते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, जिसमें एडिशनल सेशन जज होता है, जिसमें असिस्टेंट सेशन जज होता है। आगे पढ़ेंगे। सेशन जज होते हैं जिसमें एडिशनल सेशन जज होता है, जिसमें असिस्टेंट सेशन जज होते हैं। फिर कोर्ट ऑफ सेशन से छोटा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, है ना? एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। यहां के हिसाब से सबसे ऊपर हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से नीचे कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर कौन होता है? एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। फिर उससे छोटा कौन? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मेट्रोज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। फिर उससे छोटा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास कौन होता है? जो फर्स्ट डिवीजन में पास होता है। सेकंड क्लास कौन होता है? जो सेकंड डिवीजन में पास होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी रैंक इनके पावर के हिसाब से होती है, बताता हूं मैं। एंड सबसे छोटे होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। उससे छोटे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट स्टेट के सबसे बड़े कोर्ट होते हैं, बट हाई कोर्ट को कंट्रोल कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही करता है ना? फिर उनसे छोटे होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। मेट्रोज हैं, मुंबई है, दिल्ली है, तो वहां कौन होते हैं? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। फिर क्या होता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है। फिर कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इनका जो डिफरेंस दिया है वो किस बात पर दिया है? इनके पावर के बेसिस पर। जो सबसे ऊपर है उसके पास सबसे ज्यादा पावर है। फिर जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ना, पावर क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। जो सबसे ऊपर, जैसे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा उसके पावर। फिर हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट से ऑब्वियसली थोड़े से कम होंगे। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तो हाई कोर्ट से और कम हो जाएंगे। सेकंड क्लास, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से और कम हो जाएंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और कम हो जाएंगे। तो ये जो मजिस्ट्रेट की कैटेगरी होती है बच्चों, ये मजिस्ट्रेट की क्या होती है? जो कैटेगरी होती है, ये डिपेंड करती है उनके सजा सुनाने के पावर पर, कि वो कितना पनिशमेंट दे सकते हैं, कितनी सजा सुना सकते हैं। इस बात पर उनकी क्या की गई है? रैंकिंग की गई है। सुप्रीम कोर्ट सभी तरह की सजा सुना सकता है, हाई कोर्ट भी सभी तरह की सजा सुना सकता है, बट फिर हाई कोर्ट से नीचे कौन हुआ? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। वो हाई कोर्ट के कंपैरिजन में थोड़ी कम सजा सुना पाएगा। फिर उससे छोटा कौन हुआ? तो बोले उससे छोटा हुआ आपका
जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, वो और कम सजा सुना पाएगा। फिर उससे नीचे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो और कम सजा सुना पाएगा। इस बेसिस पर इनके क्या दिए हुए हैं बेटा, अब नेक्स्ट हेडिंग हम यही पढ़ रहे हैं, पावर ऑफ द कोर्ट टू पास सेंटेंस। नेक्स्ट हेडिंग हम यही पढ़ रहे हैं, पावर ऑफ द कोर्ट टू पास सेंटेंस। ठीक है, तो आप ये समझ के चलना, सुप्रीम कोर्ट का यहां नाम नहीं आएगा, बट सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है क्योंकि उसके पावर तो कहां से आ रहे हैं, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ठीक, यहां सबसे पहले हाई कोर्ट होगा, और जितना बड़ा कोर्ट होगा उसके पास सजा सुनाने के पावर उतने ज्यादा होंगे। जैसे जैसे लेवल नीचे आता जाएगा सजा सुनाने के पावर कम होते जाएंगे। जैसे हाई कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, वो किसी भी तरह की सजा सुना सकता है। सेंटेंस, मैंने आपको बोला था ना, सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट, सजा सुनाना, पनिश करना। सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब सजा सुनाना। तो हाई कोर्ट किसी भी तरह की सजा सुना सकता है विच इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ। ऑथोराइज्ड बाय लॉ मतलब क्या, लॉ में जिस ऑफेंस की जिस तरह की सजा दी है वो सुना सकते। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे यहां जो डेथ सेंटेंस होता है, डेथ सेंटेंस कैसे दिया जाता है, फांसी पर टांगकर। तो अगर किसी ऑफेंडर ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें डेथ सेंटेंस होगा, तो फिर हाईकोर्ट उसे बोल सकता है इसे ले जाकर फांसी पर टांगो। बट हाईकोर्ट ये नहीं बोल सकता कि इसे डेथ सेंटेंस देने के लिए गोली से मार दो। हाईकोर्ट ये नहीं बोल सकता है कि इसे डेथ सेंटेंस देने के लिए चौराहे पर बांध दो और चौराहे पर पत्थरों से मारो और इसे मार डालो। हाईकोर्ट ये नहीं बोल सकता डेथ सेंटेंस देने के लिए इसे पॉइजन का इंजेक्शन दे दो। कुछ कंट्रीज में ये होता है कि पब्लिकली बांध देते हैं, पत्थरों से मार मार के मारते हैं, पॉइजन का इंजेक्शन देते हैं, गर्दन की हड्डी रस्सी बांध के खींच के तोड़ देते हैं, अलग अलग होता है। बट हमारे यहां लॉ में ऑथोराइज किया, बोले डेथ सेंटेंस का मतलब फांसी की सजा। तो हाईकोर्ट किसी भी तरह की सजा दे सकता है, मतलब वो डेथ सेंटेंस दे सकता है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, वो कितने ही ड्यूरेशन का इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, वो कितने ही अमाउंट का फाइन लगा सकता है, जैसा कि सेक्शन के अंदर बताया है। फिर उससे छोटा होता है सेशन जज या एडिशनल सेशन जज। ये भी किसी भी तरह की सजा सुना सकते हैं जैसा कि लॉ में ऑथोराइज्ड हो। बट बेटा अगर ये भी किसी भी तरह की सजा सुना सकते हैं जैसा कि लॉ में ऑथोराइज्ड है, तो हाईकोर्ट और इनमें डिफरेंस क्या रह जाएगा। बोले हाँ यार कुछ तो डिफरेंस करना पड़ेगा। तो बोला बट अगर ये डेथ सेंटेंस देना चाहते हैं तो इन्हें हाईकोर्ट से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। बाकी ये किसी भी तरह की सजा सुना सकते हैं, डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं, बट विद द अप्रूवल ऑफ हाईकोर्ट। बिना हाईकोर्ट के अप्रूवल के डेथ सेंटेंस नहीं दे पाएंगे। ये चीज आई समझ में। फिर उससे छोटा होता है असिस्टेंट सेशन जज। ये भी किसी भी तरह की सजा सुना सकता है, बट डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दे सकता है, इंप्रिजनमेंट दे सकता है बट 10 साल से ज्यादा का नहीं। मैंने बोला ना जितने जिससे छोटा छोटा होता जाएगा ना, पावर उतने कम होते जाएंगे। हाईकोर्ट के पास सारे थे, असिस्टेंट सेशन जज के पास सारे हैं, बट वो डेथ सेंटेंस नहीं दे पाएगा। अब इससे जितने छोटे होते जाएंगे वो डेथ सेंटेंस और लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दे पाएंगे, केवल इंप्रिजनमेंट दे पाएंगे, बट इंप्रिजनमेंट का ड्यूरेशन कम होता जाएगा। जैसे असिस्टेंट सेशन जज मैक्सिमम 10 साल की सजा दे सकता है। फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो भी डेथ सेंटेंस नहीं दे पाएगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दे पाएगा, इंप्रिजनमेंट दे सकता है बट 7 साल से ज्यादा का नहीं। आप समझ रहे हो। अब छोटा होता जाएगा, अगला जो है वो 7 साल से जो कम की सजा देगा। तो बोले मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, वो 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता है, या 10,000 का फाइन लगा सकता है, या दोनों। बोले ऊपर आपने फाइन के बारे में नहीं बताया, मतलब ऊपर वाले जज कितनी ही अमाउंट का फाइन लगा सकते हैं। फाइन की लिमिट यहां से चालू हुई ना, तो ये इतने से ज्यादा का फाइन नहीं लगाएगा। इसका मतलब इसके ऊपर वाले जितने भी थे वो कितने ही अमाउंट का क्या लगा सकते हैं, फाइन। फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास वाला है, तो वो 1 साल से ज्यादा की सजा नहीं देगा, 5,000 से ज्यादा का फाइन नहीं लगा सकता, या दोनों। राइट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बेटा हमने बोला था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जैसा होता है। हमने जो टेबल पढ़ी थी उसमें देखा था ना, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जैसा होता है। ठीक है, तो जो पावर सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होते हैं वही एमएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास होते हैं। ठीक है।
मैंने थोड़ा सा ये स्पीड में इसलिए भी बताया, इसमें ज़्यादा समझाने का था नहीं, और ये आपको लर्न करना है बेटा, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ दो, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है वो। हाई कोर्ट सभी तरह की सजा दे सकता है, बट अगर वो काई की सजा देना चाहता है, सभी तरह की सजा दे सकता हो, तो फिर हमने पढ़ा सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, वो क्या कर सकते हैं, वो भी सभी तरह की सजा दे सकते हैं, बट अगर वो डेथ सेंटेंस देना चाहते हैं देन दे नीड अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट। फिर उससे नीचे असिस्टेंट सेशन जज, तो जब इसके ऊपर वाला डेथ नहीं दे पा रहा था, ये दे पाएगा क्या, नहीं। पहले डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी नहीं दे सकता है, इंप्रिजनमेंट दे सकता है बट 10 साल से ज्यादा का नहीं। फिर उससे छोटा बोले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डेथ सेंटेंस वेरी गुड नहीं दे सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दे सकता है, इंप्रिजनमेंट दे सकता है, कितने से ज्यादा नहीं, 7 साल से ज्यादा नहीं। फिर जितने भी पढ़े इसमें पेनल्टी का अमाउंट बताया क्या, नहीं, पेनल्टी कितनी भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला, तो बोले उससे छोटा कौन हुआ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मैक्सिमम 3 साल की सजा सुनाएगा या 10,000 का फाइन लगाएगा या दोनों हो सकता है। अगर आप मॉड्यूल में से पढ़ रहे हो तो ये 10,000 की जगह 5,000 लिखा हुआ दिखेगा, बट वो अमाउंट चेंज हो गया, ये 10,000 अपडेटेड है ना। फिर क्या बोला, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, वो मैक्सिमम 1 साल की सजा दे सकता है या 5,000 का फाइन या दोनों भी लगा सकता है। एंड जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं उसके पास चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाले पावर होते हैं, ये तो हमने पहले ही देखा, दोनों क्या होते हैं, बराबर। यहां तक की कहानी समझ में आई। चल नेक्स्ट लेक्चर अब कल करते हैं।